दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 विकास। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। तो देखिए, ये वीडियो हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। इसके बाद हम पार्ट 2 का वीडियो पढ़ेंगे। क्योंकि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हमने 2 पार्ट में वीडियो रखा है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, प्रश्न संख्या 1 क्या है। जैव विकास सिद्धांत के समर्थन में उपस्थित विभिन्न प्रमाणों का उल्लेख कीजिए। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन 2009 और 12 में पूछा गया था। या फिर जैव विकास के पक्ष में दिए जाने वाले किन्हीं 3 प्रमाणों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए। या फिर देखिए, समजातता की परिभाषा दीजिए। यह किस प्रकार समवितता से भिन्न है, इनका जैव विकास में क्या महत्व है। अगला देखिए, आगे किस प्रकार से पूछ सकता है। जैव विकास के पक्ष में दिए जाने वाले विभिन्न प्रमाणों का उल्लेख कीजिए। तुलनात्मक शरीर रचना से संबंधित प्रमाणों की व्याख्या कीजिए। या फिर देखिए, किस प्रकार से पूछ सकता है कि जैव विकास की मौलिक परिकल्पना क्या है, इसे प्रमाणित करने के लिए किन्हीं 4 प्रमाणों का नाम लिखिए। या फिर समजात एवं समरूप अंगों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या व्यक्ति वित्त में जात वित्त पुनरावृत्ति की व्याख्या कीजिए। या फिर देखिए, आर्कियोप्टेरिक्सा विकास किस कल्प युग में हुआ था, इसके सरीसृप वर्ग या पक्षी वर्ग का एक एक लक्षण लिखिए। या फिर समजात अंग और समरूप अंग का एक एक उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। या फिर देखिए, समजात एवं समरूप अंगों में 2 अंतर लिखिए तथा प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। या फिर जैव विकास के पक्ष में तुलनात्मक आकारिकी एवं तुलनात्मक भौतिकी का वर्णन साक्ष्य या प्रमाण के साथ कीजिए। तो देखिए दोस्तों, एक ही प्रकार का क्वेश्चन कितने प्रकार से किस तरह से पूछ सकता है, तो आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए इसका उत्तर हम एक ही क्वेश्चन एक ही आंसर में देते हैं सबका। तो देखिए, उत्तर किस प्रकार से इसका होगा। पहले हेडिंग हमारा क्या है, देखिए, जैव विकास की मौलिक परिकल्पना। तो देखिए, परिवर्तन के साथ अवतरण जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है। विकास तथा उद्विकास का साहित्यिक अर्थ है सिमटी वस्तु का खुलकर या फैलकर समय समय पर परिवर्तन को प्रदर्शित करना। सिमटी वस्तु का खुलकर या फैलकर समय समय पर परिवर्तन को प्रदर्शित करना, यानी किसी भी वस्तु को समय समय पर परिवर्तित होना। जैसे कि देखिए, साइकिल, मोटर, रेल, जहाज आदि के प्रथम नमूने घटिया तथा कम लाभदायक थे। जो पहले बने थे तो ये बहुत ही घटिया और कम लाभदायक थे। इतने अच्छे आज बने हैं, इतने अच्छे पहले के बने थे तो ये नहीं थे। यदि हम इन पर आविष्कारों के बाद के इनके विकास इतिहासों को पढ़ें तो हमें पता लग जाएगा कि लोगों ने समय समय पर इनमें क्या क्या क्रमिक सुधार किए जिससे वर्तमान नमूनों का विकास हुआ। ठीक इसी प्रकार जैव विकास का भी संक्षेप में मतलब यही है कि प्रत्येक जीवजात के लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी प्राकृतिक आवश्यकताओं के अनुसार कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, जो हजारों लाखों वर्षों में इस जात से नई अधिक सुसंगठित एवं जटिल जातियों के विकास का कारण बनते हैं। अतः जैव विकास परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक वर्तमान जीव जाति का विकास किसी न किसी अपेक्षाकृत निम्न कोटि की भूतकालीन जात से हुआ है। इस प्रकार प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को ही जैव विकास कहते हैं। अतः जीवन की उत्पत्ति के औपरिणवाद के अनुसार बने प्रारंभिक कोशिका रूपी सरल आदि जीवों से एक और जटिल एक कोशिकीय जीवों का विकास हुआ तथा दूसरी ओर इनमें से कुछ समूहों में एकत्र होकर प्राकृतिक बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति की। फिर प्रारंभिक बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाओं के बीच धीरे धीरे कार्यों का बंटवारा अर्थात श्रम विभाजन हो जाने से इनमें कोशिकीय विभेदीकरण हुआ। इस प्रकार सने सने शरीर के अधिकाधिक सुचारू संगठन के कारण नई नई उच्चतर श्रेणियों की जीव जातियों का विकास हुआ। देखिए, जिस प्रकार से देखिए, पहले चिंपैंजी थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे गोरिल्ला की तरह विकास हुआ, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग मानव का विकास हमारा हुआ। तो पहले डायरेक्ट मानव का जन्म नहीं हुआ, पहले क्या थे, चिंपैंजी थे एक जानवर। उसी प्रकार से धीरे धीरे विकास होते हुए तब हम आज एक मानव
शुद्ध रूप मानव बन पाए हैं। तो इसी प्रकार से हर जीव का इस प्रकार से विकास हुआ है। आगे देखिए अगला हेडिंग, जीव विकास के प्रमाण। तो देखिए वर्तमान युग में जीवों की उत्पत्ति प्राचीन काल के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों के फलस्वरूप हुई। इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कुछ ठोस प्रमाण इस प्रकार से हैं। देखिए संयोजी कड़ियों से प्रमाण, तुलनात्मक आकारिकी से प्रमाण, समजात अंगों से प्रमाण, समवित्तीय अंगों से प्रमाण, अवशेषी अंगों से प्रमाण, वर्गीकरण से प्रमाण, भ्रूण विज्ञान से प्रमाण, शरीर क्रिया विज्ञान से प्रमाण, प्राणियों के भौगोलिक वितरण तथा पृथक्करण से प्रमाण, आनुवांशिकी से प्रमाण, पूर्वजता जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। आगे देखिए संयोजक कड़ियाँ तथा उनसे जीव विकास के प्रमाण। कुछ जीव जातियों में दो समीप के वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। इनमें कम विकसित जातियों के साथ ही उच्च श्रेणी की अधिक विकसित जातियों के लक्षण मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। ये संयोजक कड़ियाँ या संयोजक जातियाँ कहलाती हैं तथा ये जीव विकास के ठोस प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। संयोजक जातियों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार से हैं। नंबर 1 हमारा है विषाणु। तो देखिए विषाणु क्या होता है, जिसे इंग्लिश में वायरस कहते हैं। इसे सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, किसे, वायरस को। दूसरा है यूग्लिना। देखिए प्रोटोजोआ संघ का यह एक कोशिकीय क्लोरोफिल युक्त सदस्य है। जो यूग्लिना है ये प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय क्या है, सदस्य है। सामान्य जंतुसम भोजन प्राप्त करने तथा गति के कारण यह जंतुओं तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पादपों में समानता रखता है। इस प्रकार यह जंतुओं एवं पादपों के मध्य संयोजक कड़ी के रूप में पहचाना जाता है। तीसरा नंबर देखिए क्या है, प्रोटेरोस्पेंजियल। देखिए प्रोटोजोआ संघ का यह एक निवही जंतु है जो स्पंज के समान कीप कोशिकाओं अथवा कोइनोसाइट्स का बना होता है। इस प्रकार का यह प्रोटोजोआ एवं स्पंज के बीच में संयोजक कड़ी है। चौथा नंबर देखिए नियोपिलाइना। तो देखिए यह संघ मालस्का के इस जंतु में कवच व मंडल पाए जाते हैं तथा इसके अधर तल पर चपटा व मांसल पाद भी होता है। मतलब जो अधर तल पर यानी नीचे की तल, पेट की तल पर इसे क्या होता है, चपटा था मांसल पाद यानी पैर होता है। प्रशांत महासागर से प्राप्त इस जंतु में खंडयुक्त शरीर, कोलोम तथा ट्रोकोफोर जैसी भ्रूण प्रावस्था आदि संघ एनेलिडा के समान लक्षण भी पाए जाते हैं। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि संघ मालस्का का विकास संघ एनेलिडा के सदस्यों से हुआ था या हुआ है। पांचवा नंबर देखिए पेरीपेंटस। तो देखिए संघ आर्थ्रोपोडा का यह एक सुंडी के समान जंतु है जिसमें समखंडीय जोड़ीदार पाद यानी पैर, सिर पर एंटीनी तथा संयुक्त नेत्र होते हैं। दूसरी ओर इनमें संघ में एनेलिडा के समान काइटिन रहित क्यूटिकल तथा उत्सर्गिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार के एनेलिडा से आर्थ्रोपोडा के विकास को प्रमाणित करता है। छठवां नंबर देखिए आर्कियोप्टेरिक्स। तो देखिए इसका उद्भव मीसोजोइक महाकल्प के जुरैसिक कल्प में हुआ था। इस पक्षी के जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष प्राचीन जुरैसिक चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। इसमें सरीसृपों के समान लंबी पूंछ, चोंच व दांत तथा अग्रपाद पंजे युक्त थे। पक्षियों के समान उड़ने के लिए इस जंतु में विकसित पंख भी थे। इस प्रकार यह सरीसृप एवं पक्षियों के बीच में संयोजक कड़ी है। मतलब ये सांप है या पक्षी के बीच में क्या है, संयोजक कड़ी है। इसे कोई पहचाना नहीं जा सकता है कि पक्षी है या सांप है। अगला प्रश्न, अगला देखिए सातवां, प्रोटोथेरिया समूह के जंतु। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कुछ वर्ग स्तनधारी के जंतु हैं। इनकी 3 श्रेणियां एकिडना जैसे टैकीग्लासस, जयग्लासस तथा आर्थोरिंकस हैं। इनमें एक और तो स्तनधारियों के समान शरीर पर बाल व दुग्ध ग्रंथियां होती हैं तथा दूसरी ओर सरीसृपों के समान इनमें कर्ण पल्लवों का अनुपस्थित होना, मतलब कान और पल्लव जो होते नहीं होते हैं। क्लेका
का पाया जाना, मादाओं का अंडे देना आदि लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार इन्हें सरीसृपों एवं स्तनधारियों के बीच में संयोजक कड़ी माना गया है। अगला हेडिंग देखिए, जैव विकास के तुलनात्मक आकारिकी से प्रमाण। तो देखिए, जंतुओं की तुलनात्मक आकारिकी के अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक ही उत्पत्ति के अंग भिन्न भिन्न जंतुओं में आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न आकार के हो जाते हैं, जबकि अनेक जंतुओं में एक कार्य को रोकने के लिए विकसित विभिन्न प्रकार की उत्पत्ति अंगों में समरूपता होती है। इनमें क्रमशः समजातता तथा समरूपता कहते हैं। अगला हेडिंग देखिए, समजातता एवं समजात अंग। सर रिचर्ड ओवन ने समजातता की परिभाषा दी थी, जब अंगों की मूल रचना तथा उद्भव समान होते हैं परंतु इनके कार्यों में समानता होना आवश्यक नहीं होता तो यह समजातता कहलाती है। अर्थात समान उद्भव एवं मूल रचना वाले अंग जो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं समजात अंग कहे जाते हैं। जैसे पक्षियों के पंख, सील के फ्लिपर, चमगादड़ का पैटेजियम, व्हेल व पेंगुइन के चंपू, घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के हाथ इत्यादि। विभिन्न प्राणियों में उपलब्ध समजातता यह स्पष्ट करती है कि इनका विकास समान पूर्वजों से हुआ है। अतः समजातता अपसारी जैव विकास का प्रमाण प्रस्तुत करती है। यहाँ पे देखिए चित्र किस प्रकार से है। सील, ब्रेड, बाट, हॉर्स तथा मैन, इनकी इस प्रकार से समजातता होती है। यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं अंगों की समजातता। इनका देखिए आगे का पैर किस प्रकार से होता है और बर्ड में किस प्रकार से होता है, इनका पंख होता है और फिर देखिए मनुष्य में हाथ होता है, तो इसी प्रकार से होता है। अब आगे देखिए, समरूपता एवं समरूप अंग। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए अनुकूलित हो जाने के फलस्वरूप एक जैसे दिखाई देते हैं लेकिन मूल रचना एवं उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। इस स्थिति को समरूपता या समवृत्तता कहते हैं। कीट पतंगों के पंख पक्षियों एवं चमगादड़ के पंखों के समान दिखाई पड़ते हैं तथा उड़ने का कार्य करते हैं, परंतु आकशेरुकी होने के कारण कीटों के पंखों में कंकाल नहीं पाया जाता, यानी हड्डी नहीं पाई जाती, जबकि चमगादड़ व पक्षी कशेरुकी होते हैं और इनमें अस्थियां उपस्थित का कंकाल पाया जाता है। इस प्रकार मौलिक रचना में दोनों प्रकार के पंख एक दूसरे से भिन्न हैं। समरूपता से अपसारी जैव विकास के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो देखिए जो चमगादड़ होता है देखिए इसमें कंकाल हड्डी पाई जाती है, और जो कीट पतंग होते हैं उनमें जो होता है पंख, उसमें हड्डी नहीं पाई जाती। यहाँ पे देखिए इसमें जो होता है हड्डी नहीं पाई जाती, कंकाल नहीं पाया जाता। तो ये देखिए चिड़िया का है, इसमें भी कंकाल पाया जाता है, हड्डी पाई जाती है। आगे देखिए, जैव विकास के तुलनात्मक भौतिकी से प्रमाण। यदि हम विभिन्न जंतुओं की भ्रूणीय अवस्थाओं का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि विभिन्न जंतुओं के भ्रूण में उनकी प्रौढ़ अवस्थाओं से ज़्यादा समानताएं होती हैं। इस तथ्य से प्रभावित होकर वैज्ञानिक अर्नस्ट हुइकल ने एक नियम बताया जिसे उन्होंने पुनरावृत्ति सिद्धांत या बायोजेनेटिक नियम कहा, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव का व्यक्ति वृत्त उसके जात वृत्त की पुनरावृत्ति करता है। व्यक्ति वृत्त एक जीव का जीवन काल है जो अंडाणु से शुरू होता है और जात वृत्त जीवों के परिपक्व या वयस्क पूर्वजों की वह क्रम है जो जीव समूह के जीव विकास के दौरान बने होंगे। इससे यह तात्पर्य है कि प्रत्येक जीव अपनी भौतिक अवस्था में अपने पूर्वजों के इतिहास को प्रदर्शित करता है। अर्थात पुनरावृत्ति सिद्धांत के अनुसार उच्च कोटि या जात के जंतुओं की भौतिक अवस्था उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्था से मिलती है। आगे देखिए, सभी बहुकोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन के समय अंडाणु तथा शुक्राणु के संयोजन से युग्मक बनता है, जिसमें विदलन के फलस्वरूप मोरूला, ब्लास्टुला, गेस्ट्रुला अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिससे आगे चलकर भ्रूण का विकास होता है। यदि हम विभिन्न कशेरुकियों के भ्रूण को पास पास रखकर अध्ययन करें तो उसमें बहुत सी समानताएं दिखाई देती हैं, जैसे क्लोम तथा क्लोम दरारें, नोटोकार्ड, दो वेशमी हृदय तथा पूंछ। इस अध्ययन से प्रमाणित हो जाता है कि सभी कशेरुकियों का विकास मछलियों के समान किसी निम्न श्रेणी के जंतु से हुआ है। इसलिए वान वियर ने इससे पहले भ्रूणीय
परिवर्धन के 4 मूल सिद्धांत ये जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है देखिए, सामान्य लक्षण विशिष्ट लक्षणों से पहले बनते हैं। जो सामान्य लक्षण होते हैं वो विशिष्ट लक्षण से पहले बनते हैं। दूसरा देखिए, ज्यादा समान लक्षणों से कम समान लक्षण तथा फिर विशिष्ट लक्षण विकसित होते हैं। तीसरा देखिए, परिवर्धन के समय भ्रूण धीरे धीरे दूसरे जीवों के भ्रूण से अलग हो जाता है। और चौथा देखिए, किसी जंतु की प्रारंभिक भ्रूण अवस्था दूसरे कम विकसित जंतु के भ्रूण से ज्यादा मिलती है, ना कि उसके वयस्क से। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या है, जीव विकास के पक्ष में जीवाश्म विज्ञान के प्रमाण पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए उत्तर, जीव विकास के जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण। तो देखिए, जीवाश्म का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म का अर्थ उन जीवों के बचे हुए अंश हैं जो अब से पहले लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व जीवित रहे होंगे। जो उनकी हड्डियां बची हैं उसे क्या कहते हैं, उसे उन जीव के अंश कहते हैं जो बचे हुए हैं। तो कौन से जीव, जो अब से हजारों लाखों साल पहले जीवित रहे होंगे। जीवाश्म लैटिन शब्द फॉसिलिस से बना है, जिसका मतलब है खोदना। यह जीव विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो जीव विज्ञान और भूविज्ञान को जोड़ती है। आगे देखिए, जीवाश्म का बनना। अश्मीभूत जीवाश्म। जीवाश्म मुख्यतः अवसादी शैल में पाए जाते हैं जो समुद्र या झीलों के तल पर रेत के जमा हो जाने से बनते हैं। मरे हुए जीवों का पूरा शरीर रेत से ढक जाता है तथा धीरे धीरे यह ठोस पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार मृत जीवों के विभिन्न भागों का एक स्पष्ट अक्ष चित्र पत्थर पर बन जाता है। इस क्रिया को अश्मीभवन कहते हैं तथा इस प्रकार के जीवाश्मों को अश्मीभूत जीवाश्म कहते हैं। दूसरा है सांचा जीवाश्म। उन जीवाश्मों में जिनमें शरीर का कोई भाग शेष नहीं रहता, केवल शरीर का सांचा मात्र रह जाता है, इसे सांचा जीवाश्म कहते हैं। देखिए, जिसमें शरीर का कोई भी भाग नहीं रहता, सांचा इससे बना रहता है, उसे सांचा जीवाश्म कहते हैं। मान लीजिए कंकाल किसी वस्तु का मिल गया, इसी प्रकार से। तीसरा देखिए, अपरिवर्तित जीवाश्म। जब जीवधारी का पूरा शरीर बर्फ में भली प्रकार से सुरक्षित रहकर संपूर्ण जीवाश्म बनता है, तब इन्हें अपरिवर्तित जीवाश्म कहते हैं। चौथा देखिए, ठप्पा जीवाश्म। कभी कभी मरने के बाद सड़ने से पहले जीव चट्टानों पर अपना ठप्पा बना जाते हैं, ऐसे जीवाश्म को ठप्पा जीवाश्म कहते हैं। अगला हेडिंग देखिए, जीवाश्म का महत्व। जीवाश्म के अध्ययन से जीवों की उपस्थिति का पता चलता है। जीवाश्म यह भी दर्शाते हैं कि विभिन्न पौधों एवं जंतुओं में जैविक विकास किस प्रकार से हुआ। निम्न तथ्यों से इसका पता चलता है। विभिन्न भूवैज्ञानिक स्तरों से प्राप्त जीवाश्म विभिन्न वंशों के होते हैं। सबसे नीचे पाए जाने वाले भूवैज्ञानिक स्तरों में सबसे सरल जीव होते हैं। उससे ऊपर पाए जाने वाले स्तरों में क्रमशः जटिल जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि जंतुओं का विकास निम्न प्रकार से हुआ। पहले क्या हुआ? पहले एक कोशिकीय प्रोटोजोआ का विकास हुआ, उसके बाद बहुकोशिकीय जंतु का विकास हुआ, उसके बाद आकशेरुकी जंतु का जो हुआ निर्माण हुआ, उसके बाद कशेरुकी जंतु का निर्माण हुआ। आगे देखिए, विभिन्न स्तरों से प्राप्त जीवाश्मों से पता चलता है कि विभिन्न वर्गों के जीवों के बीच संयोजी कड़ी भी थी, जो जीव विकास की जटिल गुत्थी को सुलझाने में सहायक है। जीवाश्मों के अध्ययन से किसी एक जंतु की वंशावली का क्रम पता चलता है। जीवाश्मों के आधार पर भूवैज्ञानिकों ने भूवैज्ञानिक समय सारणी बनाई, जिसके आधार पर यह कह सकते हैं कि पौधों में पुष्पधारी पौधे तथा जंतुओं में स्तनधारी सबसे आधुनिक एवं विकसित हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। जीव विकास से आप क्या समझते हैं? डार्विन के जीव विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। या फिर योग्यतम की अतिजीविता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? इस सिद्धांत को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, जीव विकास प्रारंभिक निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को जीव विकास कहते हैं। किसको?
प्रारंभिक निम्न कोटि के जो सरल जीव थे उनके क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति जब इस प्रकार से हुई उसे जीव विकास कहते हैं। अगला हेडिंग देखिए, डार्विनवाद। यह डार्विन की ही विचारधारा थी कि प्रकृति जंतु और पौधों को इस प्रकार चयन करती है कि वह जीव उस वातावरण में रहने के लिए सबसे अधिक अनुकूलित होते हैं, संरक्षित हो जाते हैं, और वह जीव जो कम अनुकूलित होते हैं नष्ट हो जाते हैं। प्राकृतिक चयनवाद को समझाने के लिए डार्विन ने अपने विचारों को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया। देखिए, जहाँ पर जो वातावरण होता है वहाँ पे उसी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे कि देखिए, जहाँ पे अधिक गर्मी होती है तो उस गर्मी को सह लेने वाले जीव पाए जाते हैं, जहाँ पर अधिक ठंडी होती है वहाँ पे उस ठंडी को सह लेने वाले जीव पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए किस प्रकार से उन्होंने कुछ विचार प्रस्तुत किए। पहला देखिए क्या है, संख्या में तेजी से बढ़ जाने की प्रवृत्ति। प्रत्येक जीव की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपनी संख्या में अधिक से अधिक वृद्धि करे, लेकिन उससे उत्पन्न सभी संतानें जीवित नहीं रह पाती, क्योंकि उनकी उत्पत्ति की संख्या ज्यामितीय अनुपात में होती है, जबकि रहने और खाने की जगह स्थिर होती है। इसलिए यदि सबसे धीमी गति से प्रजनन करने वाले जीव पर भी प्राकृतिक अंकुश न लगे तो वह पूरी पृथ्वी के भोजन व स्थान को समाप्त कर देगा। इसके लिए उन्होंने सबसे मंद गति से प्रजनन करने वाली हाथी का उदाहरण लिया, जो लगभग 100 वर्षों तक जीवित रहता है। एक जोड़ा हाथी 30 वर्ष की उम्र में प्रजनन करना शुरू करता है तथा 90 वर्ष तक करता रहता है। इस बीच यह औसतन 6 बच्चे उत्पत्ति कर सकता है। देखिए, जो हाथी होता है वो 30 साल का हो जाता है तो प्रजनन के योग्य हो जाता है और 90 साल तक करता है प्रजनन। तो वो क्या 60 साल में वो सिर्फ 6 बच्चों को जन्म दे सकता है, यानी 10 साल में एक बच्चे को वह जन्म दे सकता है। आगे देखिए, उन्होंने हिसाब लगाया कि यदि हाथी की सभी संतानें जीवित रहें तो एक जोड़ी हाथी 740 या 750 सालों में लगभग 19 मिलियन हाथी पृथ्वी पर पैदा कर देगा। इसी प्रकार यदि एक जोड़ी मक्खी अप्रैल में प्रजनन करना शुरू करती है और उसका प्रत्येक अंडा जीवित रहे तो उससे निकली मक्खी पुनः प्रजनन करती रहे तो अगस्त के अंत में 119 गुणे 118 मक्खियाँ पैदा हो जाएंगी। गुणा कर लीजिए आप, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और देखिए, जैसे कि एक मक्खी कब अप्रैल से प्रजनन करना शुरू करती है तो वो क्या कि एक मक्खी को जन्म दिया उसने, वो जो मक्खी वो भी प्रजनन करेगी, वो भी मक्खियों को जन्म देगी। इसी प्रकार मादा टोड एक बार में 12,000 अंडे देती है और यदि वह सब जीवित रहें तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पृथ्वी पर कितने टोड हो जाएंगे। इसी प्रकार एक कवक 65 करोड़ बीजाणु तथा एक समुद्री सीप 60 लाख अंडे प्रतिवर्ष देती है। दूसरा देखिए, दूसरा हेडिंग, सीमांत कारक। हमारी पृथ्वी हाथियों से क्यों नहीं रोधी हुई? हमारे खेत टोड से क्यों नहीं ढके हुए हैं? हमारे तालाब ऑयस्टर से क्यों नहीं भरे हुए हैं? क्योंकि प्रत्येक जाति को रोकने के लिए कुछ बाधक कारक होते हैं जिससे उनकी संख्या सीमित हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण सीमांत कारक इस प्रकार से हैं। देखिए, नंबर 1 है सीमित भोज्य सामग्री। जनसंख्या भोज्य सामग्री की कमी के कारण सीमित हो जाती है। डार्विन ने इस बात में माल्थस के सिद्धांत से सहमत थे जिसके अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और भोज्य सामग्री बहुत धीमी गति से, जनसंख्या जितनी गति से बढ़ती है उतनी गति से भोजन सामग्री नहीं बढ़ती। अगला देखिए, परभक्षी जंतु। परभक्षी जंतु जनसंख्या पर अंकुश लगाते हैं। जैसे अफ्रीका के जंगलों से यदि शेर को खत्म कर दिया जाए तो जेब्रा की जनसंख्या उस समय तक इतनी बढ़ जाएगी जब तक कि सीमित भोज्य सामग्री व रोग उनके लिए बाधक ना बन जाए। अगला देखिए, रोग तीसरा सीमांत कारक है। जब भी जनसंख्या की अति हो जाती है तो कोई ना कोई महामारी इस पर रोक लगा देती है। जैसे कि देखिए, अभी आपके बीच कोरोना आया था, उसने कितनी जनसंख्या को कम कर दिया। अब देखिए अगला, स्थान की कमी के कारण भी जनसंख्या की अनियमित वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि इसकी वजह से भूखमरी महामारी हो जाती है तथा प्रजनन भी सीमित हो जाता है। अगला है प्राकृतिक विपदाएं। जंतु के अचेत वातावरण में कोई भी बदलाव बाधक बन जाता है, जैसे कि सूखा पड़ने पर बहुत से जंतु मर जाते हैं।
बाढ़, तूफान, अत्यधिक गर्मी व अत्यधिक ठंड। तीसरा नंबर देखिए क्या है, जीवन के लिए संघर्ष। तो देखिए यह देखा गया है कि प्रत्येक प्रजाति के प्रत्येक पीढ़ी में अधिक से अधिक व्यष्टि उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है, जो उपरोक्त दिए गए सीमांत कारकों से सीमित हो जाती हैं, जैसे खाना, साथी, स्थान आदि के लिए होड़, परभक्षी, जंतु रोग तथा प्राकृतिक विपदाएं। इस प्रकार को डार्विन ने जीवन के लिए संघर्ष कहा है। यही संघर्ष निर्णय करता है कि कौन सी व्यष्टि सफल होगी और कौन सी नहीं। तो देखिए जीवन के लिए संघर्ष तीन तरह से हो सकते हैं। नंबर 1 सजातीय संघर्ष। तो देखिए क्या होता है, अपने ही तरह की अर्थात एक ही जात के सदस्यों में आपस में होने वाले संघर्षों को सजातीय संघर्ष कहते हैं। जैसे जंगल में एक ही पेड़ के नीचे उगे उसी जात के छोटे छोटे पौधे इसका अच्छा उदाहरण है। उन पौधों में से कुछ मिट्टी तथा नमी की कमी से मर जाते हैं तथा बचे हुए पौधों में से कुछ लंबे होकर अविकसित छोटे पौधे की हवा को रोशनी रोक देते हैं। जैसे कि देखिए मान लीजिए कोई बड़ा पेड़ है, आप देखते होंगे खेतों में कोई बड़ा पेड़ है, उसके नीचे छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं एक ही तरह के। कुछ पौधे तो सूख जाते हैं क्योंकि मिट्टी चढ़ जाती है, मिट्टी में सड़ जाते हैं, कुछ पौधे सूखे पड़ जाते हैं, और एक आध पौधे जो कुछ पौधे होते हैं बड़े होते हैं, तो जो पौधे बड़े होते हैं उनके नीचे जो पौधे होते हैं वो उनकी रोशनी को रोक देते हैं, जिससे वो पौधे सूख जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण छोटे पौधे खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार उस क्षेत्र में पेड़ों की संख्या लगातार गिरती रहती है तथा कुछ ही पौधे परिपक्व हो पाते हैं। इसी प्रकार से कुछ पौधे बड़े हो पाते हैं और कुछ पौधे उसी में मरते जाते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर अंतरजातीय संघर्ष। प्रकृति में सबसे अधिक संघर्ष अंतरजातीय होता है, अर्थात एक साथ रहने वाले विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष। एक जात दूसरे जात का भोजन बन जाती है। मनुष्य इस प्रकार के संघर्ष में सबसे अग्रणी प्राणी है। जो जीव इस संघर्ष में खत्म हो जाते हैं, वह अपने इस नुकसान को तो पूरा करते हैं या खत्म हो जाते हैं। तीसरा देखिए, वातावरणीय संघर्ष। सभी जातियां प्रतिकूल वातावरण जैसे अत्यधिक गर्मी व सर्दी, बाढ़, सूखा, तूफान आदि से अपने आप को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करती रहती हैं। चौथा नंबर देखिए, विभिन्नताएं। यह बात सर्वविदित है कि दो जीव कभी भी एक से नहीं हो सकते। एक ही माता पिता के दो संतानें भी कभी एक सी नहीं होती। इसी को विभिन्नताएं कहते हैं। देखिए अगर आप दो भाई बहन हैं, एक से अधिक है, तो देखिए आप एक ही तरह नहीं होंगे, दोनों अलग अलग होंगे, रूप रंग सब में अलग होंगे। तो यही क्या है, भिन्नता है कि एक ही माँ के दो संतान कभी एक जैसे नहीं होते। इसी को भिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं जो विकास की एक मूल आवश्यकता तथा प्रगामी कारक है, क्योंकि बिना विभिन्नताओं के जीव विकास नामुमकिन है। विभिन्नताएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो वह जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो जाती हैं तथा दूसरी वह जो केवल उस जीव के जीवन काल में ही होती हैं लेकिन वंशागत नहीं होती। पांचवा नंबर देखिए, हेडिंग पांचवा, योग्यतम की उत्तरजीविता। हर्बर्ट स्पेंसर ने योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत सामाजिक विकास के संदर्भ में प्रस्तुत किया। डार्विन इससे अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने इसे जीव विकास के प्राकृतिक चयन के संबंध में समझाया। डार्विन के अनुसार जीवन के संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जो वातावरण के अनुरूप अनुकूल हो जाते हैं। यह अधिक सफल जीव व्यतीत करते हैं। इनकी जनन क्षमता भी अधिक होती है तथा यह स्वस्थ संतानों को उत्पन्न करते हैं, जिससे उत्तम लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत हो जाते हैं और इस प्रकार उत्पन्न संतान वातावरण के प्रति अत्यधिक अनुकूल होती हैं। इसके साथ ही वातावरण प्रतिकूल प्राणी नष्ट हो जाते हैं। इसी को डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण या चयन कहा। आगे देखिए, डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा योग्यतम की उत्तरजीविता के लैमार्क के जिराफ द्वारा समझाया। जिराफ की गर्दन तथा पैरों की लंबाई में अत्यधिक भिन्नताएं होती हैं। घास के मैदान की कमी के कारण इन्हें ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वह जिराफ जिनसे लंबी गर्दन व टांगें थी, वह छोटी गर्दन व टांगें वाले जिराफ से ज़्यादा अनुकूलित हो गए। लंबी गर्दन वाले जिराफ को उत्तरजीविता का अधिक अवसर मिला था, वह संख्या बढ़ने लगे तथा छोटी गर्दन वाले जिराफ लुप्त हो गए।
देखिए जो जिन जिराफ का जो पैर होता है लंबा होता है और गर्दन भी लंबी होती है, और कुछ जिराफ ऐसे थे जिनके गर्दन छोटे थे और पैर लंबे थे। तो जो जिनके पैर लंबे थे गर्दन छोटी थी, वो जमीन पर जो घास थे उन्हें खाने में सुविधा हो रही थी, वो उनका सर वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। लेकिन जो लंबे गर्दन वाले थे उन्होंने क्या किया, वो पेड़ों की पत्तियां खाने लगे। तो इससे उनको रहने में आसानी हो गई, जीवित रहने में उनकी संख्या बढ़ गई और वो उसी ढाल में ढलते चले गए उसी वातावरण में। और जो छोटे गर्दन वाले थे वो क्या धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए और वो खत्म हो गए। छठा हेडिंग देखिए, नई जाति की उत्पत्ति। उत्तर देखिए, वातावरण निरंतर परिवर्तित होता रहता है जिससे जीवों की में उनके अनुकूल रहने के लिए विभिन्नताएं आ जाती हैं। यह विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में इकट्ठा होती रहती हैं। धीरे धीरे वह अपने पूर्वजों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि वैज्ञानिक उन्हें नई जाति का स्थान दे देते हैं। इसी के आधार पर डार्विन ने जाति के उद्भव का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।